वैसे गाइस आई होप यू आर डूइंग वेल। ये वीर वेलकम टू स्टेलर आर्मी। तो कैसे हो मेरे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पाए का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। बहुत शानदार बात बोली गई यहाँ पर, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। बोला गया समटाइम्स बाय लूजिंग ए बैटल यू फाइंड ए न्यू वे टू विन ए वॉर। यानी कि कभी कभी आप लोगों को छोटी छोटी लड़ाइयां हारनी पड़ती है एक लंबा युद्ध जीतने के लिए, एक लंबी कहते हैं जर्नी तय करने के लिए कभी आप लोगों को थोड़ा सा रुकना पड़ता है। तो अगर जिंदगी में आप लोग कहीं पर रुक गए हैं किसी चीज को लेकर, थोड़ा सा आप लोगों का ठहराव आया है जिंदगी में, तो उसको लेकर परेशान मत होना, उसको लेकर टेंशन में मत आना। क्योंकि जब जिंदगी दौड़ेगी तो उस टाइम पर इस तरीके से दौड़ेगी कि उन्हें कहते हैं कि एक तरीके से धरती पर सबसे तेज दौड़ने वाला आदमी उसेन बोल्ट, तो उसकी रफ्तार से दौड़ेगी। तो इसलिए हमेशा कभी भी हताश मत होना, निराश मत होना, जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ते रहना। कहीं ना कहीं ऐसा मुकाम जरूर आएगा जो आप लोगों को सेटिस्फाई करेगा अगर आप लोग रुकोगे नहीं। पर लेकिन अगर रुक जाओ तो फिर तो देखो कोई बोलने वाला कुछ है नहीं। तो हमेशा ये कोशिश करो कि अपने आप को कॉन्टिन्यूअसली एक पाथ पर रखते हुए आगे बढ़ते चलो। आप लोग ने देखा यहाँ पर यूपीएससी के द्वारा रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया। मैंने यहाँ पर शेयर भी किया है, अगर आप लोग देख पा रहे हैं तो यहाँ पर आप लोग देख लेना, इसको बेसिकली डाउनलोड कर लेना और देखना यहाँ पर। और इसके ऊपर छोटी सी वीडियो भी मैंने यहाँ पर बनाई है, तो यहाँ पर इसको भी देख लेना आप लोग। बाकी एक इंपॉर्टेंट बात जो आप लोगों के साथ में शेयर करनी थी वो ये है, कई सारे बच्चे बोले थे कि सर रिवीजन की पीडीएफ नहीं मिल रही है। तो मैंने जनवरी से लेके अब तक की जो अगस्त तक की सारी पीडीएफ है वो प्रोवाइड करा दी है, और हर एक पीडीएफ के नीचे उसकी वीडियो का लिंक भी दे दिया है। तो अगर आप लोगों को लगता है कि रिवीजन भी करना है तो ताबड़तोड़ आप लोग यहाँ से रिवीजन भी कर सकते हैं। बाकी सारी चीजें यहाँ पर प्रोवाइड करा देता हूँ, जो वीडियो के अंदर क्वेश्चन पूछता हूँ उनके आंसर भी आप लोगों को यहाँ पर मिल जाते हैं। तो कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में इसको लेकर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अच्छे से एंजॉय कीजिए और अपने प्रीलिम्स को एक सही डायरेक्शन देते हुए आगे बढ़िए, क्योंकि अभी प्रीलिम्स आप लोगों का फाइनल डेस्टिनेशन होना चाहिए। इसके बाद में फिर मेंस के लिए तैयारी करना अच्छे से। तो पूरा फोकस अभी, पूरी जान जो है ना, फोकस जान जो बोले उसको प्रीलिम्स के ऊपर लगा डालो, ठीक है। बाकी देख लेना डाउनलोड करके, और जिस चीज का भी सिलेक्शन हुआ है आसपास में किसी जानने वाले का, तो जरूर बताना। अच्छा लगता है सुनकर यार कि हाँ सिलेक्शन हो रखा है। और ऐसे भी फैमिली मेंबर का सिलेक्शन हुआ है वो भी जरूर मेल कीजिएगा, क्योंकि सिलेक्शन होने के बाद में मेल करना भूल जाते हैं कई बार मैंने ये देखा है, कई बार तो सिलेक्शन होने के बाद में ना, मतलब 3-3 4-4 महीने बाद मेल आता है, वो बताए सर दिमाग से निकल गया। चलो कोई नहीं यार, सिलेक्शन हो गया, जहां पर जाओ वहां पर इंजॉय करो लाइफ को। बाकी तो जिंदगी चलती रहती है। पर हाँ ये है कि अच्छे से लाइफ को एंजॉय करो और सही फोकस करके पढ़ाई करो। आप लोगों का भी नाम जो है लिस्ट में वो जरूर आएगा। टेंशन नहीं लिया करते, मौज लो, रोज लो, नहीं मिले तो खोज लो, और अपनी पढ़ाई को बिल्कुल धुन कर दो, एक तरीके से लग जाओ बिल्कुल शानदार तरीके से, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। 2 वीडियो डेली रेगुलर आप लोग देखिए, और बल्कि मैं तो ये बोलूंगा अब ये वीडियो कम से कम आप लोगों को रेगुलर देखनी और अच्छे से स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम मैंने इनमें क्या कर दिया है, रिवीजन भी आप लोगों का स्टार्ट कर दिया है। जो पास्ट में चीजें पढ़ा चुका हूं ना, कई सारी चीजें मैं आप लोगों को रिवाइज भी करा रहा हूं, ताकि अच्छे से आप लोग उन चीजों को याद रख सकें। तो कई सारी ऐसी चीजें इंक्लूड करके चल रहा हूं, कहीं हिस्ट्री, कहीं पॉलिटी, जहां पर मुझे नजर आ रहा है, कहीं मैप बेस्ड जो लोकेशन है, तो सारी चीजें इसलिए इंक्लूड कर रहा हूं ताकि अच्छे से आप लोग की पढ़ाई जो है वो एक सही डायरेक्शन में चल सके, ठीक है। आज भी कई सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी लेक्चर के अंदर में। एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं क्या क्या हम लोग को डिस्कस करना है, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। पहले देख लेते हैं लेक्चर में क्या क्या है। बात की जा रही है वर्ल्ड, जो बेसिकली देखिए एक बात और इंपॉर्टेंट मैं यहां पर बताना चाहूंगा। कई बार क्या होता है, जैसे मान लीजिए करंट का कोई टॉपिक चल रहा है, मैं करंट का कोई आगे टॉपिक पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, तो ऐसा नहीं होता है कि वो करंट का टॉपिक आगे चलेगा, क्योंकि उसका बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन कुछ ऐसा होगा कि जो पहले ऑलरेडी स्कीम वगैरह कोई लॉन्च की जा चुकी है, तो उसके बेस पर आप लोग चीजों को देखा करो। कई बार उसकी जो इन्फॉर्मेशन बैकग्राउंड की होती है वो कहीं ना कहीं आप लोग रिविजन करा देती है, ठीक है। तो इसलिए हमेशा कोशिश करो कि कॉन्टिन्यूटी बनाए रखो अपनी लाइफ में, कभी भी दिक्कत आप लोग को देखने को नहीं मिलेगी। तो इंपॉर्टेंट डे यहां पर बात की जा रही है वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे के बारे में। 25 सितंबर को ये सेलिब्रेट किया जाता है, तो थीम आप लोगों को यहां पर इसकी बतानी है। नेक्स्ट बात की जा रही है यहां पर बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के बारे में, उसके द्वारा रेल कौशल विकास योजना लॉन्च की गई है। तो रेल कौशल विकास योजना अभी लॉन्च की गई है, पर लेकिन एक स्कीम जो ऑलरेडी लॉन्च कर रखी है इसके अंदर इसको लॉन्च किया गया है। तो इसलिए ये वाली स्कीम आप लोगों को पढ़ाऊंगा तो आप लोग का एक स्कीम का रिविजन हो जाएगा और एक नई स्कीम होगी। तो ऐसे में बोल रहा था अभी जो शब्द मैंने बोले, ठीक है। तो यानी कि जो नई न्यूज आ रही है कई बार पुरानी न्यूज के साथ में कनेक्ट होती है, तो पुरानी न्यूज का आप लोग का रिविजन करा देती है। तो ये छोटी छोटी सी चीजें रहती हैं। आगे बात करते हैं कैंडिडेट जिसके द्वारा 10th पास किया जाए और कितनी एज के बीच में होना चाहिए, उसको यहां पर जो स्किल ट्रेनिंग ये प्रोवाइड कराने वाले हैं। कई बार स्कीम में आप लोगों से एज पूछ ली जाती है, तो थोड़ा सा ध्यान इसके बारे में भी आप लोग रखिएगा। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के बारे में बात की जा रही है, तो यहां पर आप लोगों को यह बताना है कि इसको कब लॉन्च किया गया था, ठीक है, और कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में यहां पर आती है। आगे चलते हैं, यहां पर बेसिकली एक शब्द यूज कहते हैं, ये शब्द बताना है आप लोगों को कौन सा है। इसका मतलब ये होता है कि राइट टू मैनेज द फाइनेंशियल अफेयर ऑफ द डाइटी, यानी कि जो मंदिर के अंदर जो भी यहां पर आप लोग बोले, या फिर जो भी कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे के अंदर जो भी पैसा होता है जो उसको मैनेज करने वाली बात होती है, तो ये शब्द क्या यूज कहते हैं ये आप लोग को बताना है।
नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है टॉप जो रेसिपिएंट स्टेट कौन है अभी रिसेंटली एफडीआई के, यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के। टॉप 2 स्टेट के नाम आप लोगों को बताना है। तीसरे नंबर पर है दिल्ली जो कि 12% मिला है। पहले नंबर पर जो टॉप स्टेट है उसको 45%, यानी कि जो टोटल एफडीआई हमारी कंट्री में आई है उसका 45% पहले राज्य को मिला है। दूसरे का नाम आप लोगों को बताना है क्या है, पहले का नाम क्या है और तीसरे नंबर पर दिल्ली है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन पोर्टल, तो आप लोगों को यहां पर ये बताना है जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन पोर्टल है ये डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के अंडर में आता है। तो ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है? बेसिकली ये वो होते हैं, दो तरीके के होते हैं बेसिकली, एक तो होता है एफडीआई डायरेक्ट और एक दो होता है इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट वाले में क्या रहता है, डायरेक्ट वाले में तो कोई किसी से परमिशन नहीं लेनी है, आओ अपना आराम से इन्वेस्टमेंट करो। पर इनडायरेक्ट वाले में यहां पर बाकायदा परमिशन लेनी पड़ती है, ठीक है। तो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड यहां पर ये काम करता है, और पर्टिकुलर फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो फैसिलिटेशन पोर्टल ये काम करता है, एक तरीके का पोर्टल रहता है यहां पर जिसके थ्रू यहां पर परमिशन लेनी पड़ती है, ठीक है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है जिसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। आगे चलते हैं, यहां पर ये पर्टिकुलर यहां पर भी आप लोगों का रिवीजन होगा पुराना। यहां पर मैं बात करूंगा FEE के बारे में और ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के बारे में। तो रिसेंटली कौन कौन से ऐसे एरिया जिनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन हमारी देश में दिया गया है, कौन कौन से बीच है। मेरा तो टारगेट ये है जिस बीच को भी ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिलता रहेगा उस बीच पर जरूर घूमने जाऊंगा, ठीक है। मतलब कि एक साफ सुथरा बीच देखने को मिले यार देश के अंदर, कितना अच्छा लगेगा, ठीक है। तो ये है बेसिकली बात की जा रही है यहां पर, ये है कोवलम, ठीक है। तो यहां पर कोवलम तमिलनाडु के अंदर अभी यहां पर, और ईडन है पुदुचेरी के अंदर, जिनको अभी रिसेंटली यहां पर ये सर्टिफिकेशन मिला है। तो इनके बारे में याद रखिएगा। बाकी इसके अलावा और कितने राज्य हैं और कितने बीच हैं, दो तो ये हो गए। बाकी टोटल अगर मैं पूछूं हमारे देश में कितने ऐसे बीच हो गए जिसपे यहां पर ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन बन चुका है। याद होगा ना, रामसर साइट के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा था, कितनी रामसर साइट है। इसी तरीके से यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कितनी, ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। या फिर कितने हमारी कंट्री में ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन बीच है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है, चीजों को ध्यान से सुनिएगा तो अच्छे से आप लोग चीजों को एंजॉय कर पाएंगे, ठीक है। तो बेसिक इंफॉर्मेशन है जिसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। आगे बात करते हैं, यहां पर बात की जा रही है ऑन द लाइन ऑफ ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन, इंडिया के द्वारा भी लॉन्च किया गया। अरे यार ये तो क्वेश्चन था ये तो क्वेश्चन था, चलिए कोई नहीं, ये इंपॉर्टेंट, चलिए बता देता हूं, 2 बार रिवीजन हो जाएगा आप लोगों का। हमारी कंट्री में जिस तरीके से यहां पर इंटरनेशनल लेवल पर ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया जाता है, ऐसा ही हमारी कंट्री में एक सिस्टम है जिसको BEAMS बोला गया है। तो इसकी फुल फॉर्म अगर आप लोगों से कोई पूछे तो बीच इन्वायरमेंट, यानी कि बीच वाला जो एरिया है, जो तट वाला एरिया है, उसके इन्वायरमेंट के बारे में बात करें। एस्थेटिक यानी कि सुंदरता मैनेजमेंट सर्विस, यानी कैसे उसको एक तरीके से साफ सुथरा बनाए रखना है। तो जैसा ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन अगर क्वेश्चन देकर पूछ ली कि ऐसा ही हमारी कंट्री में कौन सा ऐसा सिस्टम क्रिएट किया गया है, तो यह है बीम। तो कोई कंफ्यूजन आप लोगों को लेकर, आप लोगों को इसको लेकर आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए। तो बड़ी ही प्यारी, पर्सनली मुझे तो बड़ी ही प्यारी लगी है बेसिकली जो न्यूज थी। डिटेल में डिस्कस करेंगे और कई सारी बातें आप लोगों को जानने को मिलेगी। तो टकटकी लगाकर देखिएगा वीडियो को एंड तक, बहुत सारी चीजें आप लोगों को जानने को मिलने वाली है, तो अच्छे से फोकस कीजिएगा, ठीक है। आइए तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यहां पर बात की जा रही है वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे के बारे में। तो 25 सितंबर को ये डे सेलिब्रेट किया जाता है एनकरेज करने के लिए, जो भी यहां पर एक तरीके से एक्टिविटीज होती हैं उनको प्रमोट करने के लिए, एडवोकेट करने के लिए, जो फार्मासिस्ट से रिलेटेड है यहां पर एक तरीके से। देखिए आज की डेट में अगर बात करें, जो दवाइयां होती हैं मैक्सिमम आप लोगों को देखने को मिलेगा वो आज की डेट में आप लोग जो यूज करते हैं, कोविड-19 के टाइम पर तो बहुत प्यार हो गया लोगों को दवाइयों से, क्योंकि दवाइयां जो एक तरीके से लाइफ का पार्ट बन चुकी हैं आज की डेट में, जैसा हमारा लाइफ स्टाइल है। तो फार्मेसी एक तरीके से काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इंसान की लाइफ में। जरा सी देर में सर में दर्द हो रहा है, यार ये लो, बुखार हो रहा है, चलो यार पैरासीटामोल ले लो, ये सब चीजें आप लोगों ने नॉर्मली देखा होगा। तो इन सब चीजों को बेसिकली लाइफ का पार्ट जब बन गया तो इनके बारे में अवेयरनेस भी हम लोग को होनी चाहिए। तो उसी के बारे में यहां पर बात की जा रही है, टू एनकरेज जो भी यहां पर एक तरीके से जो एक्टिविटीज होती है जो भी इसके अंदर काम करते हैं। तो जो फार्मासिस्ट होते हैं, बोला गया है आर द रीजन, एक तरीके से ऐसे लोग हैं जो कि एक तरीके से बेस्ट बेनिफिट देते हैं मेडिसिन की, आप लोगों को मिल पाती है मेडिसिन। और 2009 में इंटरनेशनल जो फार्मास्यूटिकल फेडरेशन है उसके द्वारा कांग्रेस की गई इस्तांबुल कहां पर, तुर्की के अंदर में। तो वहां पर बोला गया कि ऐसा कोई डे होना चाहिए इसकी फील्ड में भी। तो वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे जो है वो कहां से निकल कर आया, वो तुर्की में यहां पर एक कांग्रेस हुई थी, एक मीटिंग हुई थी जो कि इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन बोलते हैं। और इसकी थीम जो रखी गई अभी के लिए है, फार्मेसी ऑलवेज ट्रस्टेड फॉर योर हेल्थ, यानी कि जो भी आप लोग दवाइयां लेते हैं वो बेसिकली एक तरीके से इस तरीके से देखी जाती है कि किस तरीके से आप लोग उसको लाइफ का पार्ट बना रहे हैं। देखिए कोशिश तो ये करो कि दवाइयों से जितना दूर रह सको उतना ज्यादा अच्छा है, पर लेकिन फिर भी घुमा फिराकर ये लाइफ का पार्ट बनी जाती है। तो इस तरीके से कोशिश ये करनी है कि हेल्दी अपना माहौल रखिए, तो ये सारी चीजों से दूर रहोगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट इसलिए कोविड-19 के चलते हेल्थ का कोई भी इशू आता है तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। बैकग्राउंड में अगर थोड़ी सी मैं आप लोगों से बात करूं तो याद रखना, अगर हेल्थ के बारे में कुछ भी चीजें आप लोगों से आ जाती हैं तो इसके रिलेटेड ऑलरेडी हमारी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट तीसरी है जिसके बारे में आप लोग को याद रखना है,
टोटल मिलाकर 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट है ऑल ओवर वर्ल्ड को इंप्रूव करने के लिए। पहला है गरीबी को मिटाना है, दूसरा है भुखमरी को मिटाना है, तीसरा है हेल्थ को फोकस देना है और चौथा है एजुकेशन के ऊपर, पांचवा है जेंडर इक्वलिटी के ऊपर और छह है यहाँ पर क्लीन वाटर और सैनिटेशन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, सातवां है यहाँ पर अफोर्डेबल, बेसिकली बात करते हैं यहाँ पर क्लीन एनर्जी के बारे में। आठवां है डिसेंट वर्क होना चाहिए, एनकरेज करता है ग्रोथ को, कैसे चीजों को आगे लेकर चलना है इकोनॉमी को। इसी के साथ में इंडस्ट्री में क्या इनोवेशन आना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर ढांचागत क्या विकास होना चाहिए उसके बारे में बात करते हैं। इनइक्वलिटी को कैसे रिड्यूस करना है, कैसे सस्टेनेबल सिटी बनानी है जहां पर लोग रहते हैं जा जाकर। रेस्पॉन्सिबल कंजप्शन होना चाहिए, यानी खाना पीना जो है उसको एंजॉय करो पर लेकिन बर्बाद नहीं करना है। 13वां क्लाइमेट एक्शन के बारे में बात करता है। 14वां लाइफ बिलो वाटर के बारे में बात करते हैं, यानी कि एक हो गया लाइफ ऑन लैंड, यानी कि जमीन के ऊपर कैसे हैं जीव जंतु, और एक हो गया लाइफ बिलो वाटर, ये हो गया। ठीक है, 16वां यहां पर है पीस एंड जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, यानी कि जो यूएन हो गए, डब्ल्यूटीओ होगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो गए, ये सारे स्ट्रॉन्ग होने चाहिए और सबको जस्टिस प्रोवाइड कराने का काम करना चाहिए। इसी के साथ में पार्टनरशिप करनी पड़ेगी, क्योंकि अकेले से तो ये अचीव होने के नहीं, तो सबको मिलकर साथ में आना पड़ेगा इनको अचीव करने के लिए। तो काफी इंपॉर्टेंट है यार, डायरेक्ट भी इनसे क्वेश्चन बन जाते हैं और इनडायरेक्ट भी आंसर राइटिंग में आप लोग इनको यूज कर सकते हो, किसी भी ऐसे मुद्दे पर अगर कुछ लिखने के लिए आ जाता है तो इनको बिल्कुल अच्छे से कंठस्थ कर लीजिए आप लोग। अगर कोई क्वेश्चन बने, वाह क्या हिंदी बोली, कंठस्थ मजा आता है। वैसे हिंदी इतनी प्यारी लैंग्वेज है ना, हम लोग मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं कि हाँ रिक्वायरमेंट हो गई, इंग्लिश सीख लो, ये कर लो, सही है, पार्ट लाइफ का होना चाहिए। तो लैंग्वेज को हवा नहीं बनाना चाहिए कभी भी, तो अपनी लैंग्वेज को बोलने से कभी शर्माना नहीं चाहिए, जितना भी मौका मिले उसको बोलो, यू विल फील अंदर से आप लोग एंजॉय करोगे उसको। ठीक है, तो हमेशा अपनी लैंग्वेज को जो भी हो, चाहे लोकल कोई भी लैंग्वेज हो, मैं तो ये तो कह नहीं रहा हूँ कि प्रोफेशनली कहीं बैठे हुए वहां पर आप लोगों ने बेसिकली एक दूसरी लैंग्वेज बोलनी है, आप लोग अपनी कोई गांव की लैंग्वेज या फिर लोकल लैंग्वेज स्टार्ट कर दें, पर लेकिन हाँ वहां पर आप लोग जरूर यूज कीजिए जहां पर आप लोग यार दोस्त रिश्तेदार मिल जाते हैं, अपनी लैंग्वेज को एंजॉय कीजिए। वहां पर ये मत दिखाइए यार इंग्लिश आती है मुझे, ये वाली लैंग्वेज अच्छी आती है, नहीं, अपनी लोकल लैंग्वेज यूज कीजिए, क्योंकि एक तरीके से लोकल लैंग्वेज में जो प्यार आप लोग दिखा पाओगे वो दूसरी किसी लैंग्वेज में नहीं दिखा पाओगे। ओके, आगे चलते हैं, बात की जाए यहां पर अंत्योदय डे के बारे में। तो अंत्योदय जो डे है यहां पर याद रखिएगा पंडित दीनदयाल उपाध्याय। तो 25 सितंबर ये एक तरीके से यहां पर ये एक पर्टिकुलर डे भी सेलिब्रेट किया था, तो इसलिए इंपोर्टेंस हो जाती है 25 सितंबर की। ठीक है, तो 25 सितंबर ये बेसिकली 1916 में पैदा हुए थे और 1968 में ये हमारे बीच में से अलविदा हुए थे। तो इन्हीं के नाम पर जो डे है इसको अंत्योदय दिवस के रूप में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, यानी कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जो बर्थ एनिवर्सरी है 25 जो सितंबर, उसको हम लोगों ने ये डे सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया। ठीक है, तो 28th बर्थ एनिवर्सरी थी इनकी जब ये डे सेलिब्रेट करने की यहां पर बात की गई, यहां पर बेसिकली सामने रखा गया मुद्दा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट डे है जिसके बारे में आप लोग हल्का सा आइडिया कम से कम रख सकते हैं। अगर छोटी सी और मैं आप लोगों को यहां पर बात बताऊं, आप लोगों को पता होगा इनके नाम पर दीनदयाल अंत्योदय योजना हमारी कंट्री में सेलिब्रेट की जाती है, तो उसके बारे में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है जिसको डे बोलते हैं। तो दीनदयाल अंत्योदय योजना वन ऑफ द गवर्नमेंट स्कीम है जो कि हेल्प करती है गरीब लोगों को स्किल प्रोवाइड कराने के लिए, और इसी के चलते आजीविका को रिप्लेस किया गया था इसके द्वारा। जो आजीविका स्कीम थी उसको रिप्लेस कर ये स्कीम बनाई गई थी गवर्नमेंट के द्वारा। इसको यहाँ पर 500 करोड़ रुपए दिए गए ताकि इसकी वजह से लोगों की हेल्प प्रोवाइड कराया जा सके, और 2016 में ये स्कीम लॉन्च की गई थी। तो मिनिस्ट्री जो यहाँ पर इसके चलते अगर आप लोगों से पूछ लेगी दीनदयाल उपाध्याय जो यहाँ पर अंत्योदय योजना है यहाँ पर, तो किस मिनिस्ट्री के अंदर यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इसके बारे में याद रखिएगा, बेसिकली कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर आप लोग यहाँ पर नजर आएगी। ठीक है, तो कई सारी ऐसी चीजें छोटी छोटी सी, तो इसके बारे में याद रख सकते हैं। एक पर्टिकुलर स्कीम भी मैंने आप लोग यहाँ पर कवर करा दी। ओके, अब आगे चलते हैं, कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट न्यूज देखेंगे एक एक कर, और यहाँ पर शॉर्ट न्यूज मैं फिर से बोलूंगा। कई सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर शॉर्ट है कि न्यूज लॉन्ग है, ये मत देखो, पूरा टॉपिक कवर हो रहा है, ये देखो। ठीक है, तो थोड़ी सी लॉन्ग भी हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो शॉर्ट न्यूज नाम हटा दूंगा मैं यहाँ पर, ऐसा करो अब न्यूज देख लो बस। ठीक है, बात की जा रही है अभी रिसेंटली यहाँ पर क्या किया गया है, यह फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंट एजुकेशन, ठीक है, जिसको FEE आप लोग बोलते हैं। तो FEE कहां पर, ये डेनमार्क के अंदर में, इनके द्वारा अभी यहाँ पर ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया गया। किसको, यहाँ पर कोवलम जो तमिलनाडु के अंदर में, और इडन पुदुचेरी के अंदर में। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। बेसिकली पुदुचेरी के अंदर में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, दो को भी डिक्लेयर कर देंगे हमारी कंट्री के जो बेसिकली बीच है। तो यहाँ पर एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि इन दो को ऐड करने के बाद में टोटल मिलाकर हमारी कंट्री में 10 ऐसे एरिया हो गए जहां पर ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन जिनको मिल चुका है। ठीक है, तो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन जो है यहाँ पर ये इंडिकेट करता है 100% जो कंप्लायंस कर रहे हैं। टोटल 33 इनके द्वारा क्राइटेरिया तैयार किए गए हैं, यानी कि साफ सुथरा रहना चाहिए, पॉलिथीन वगैरह नहीं होने चाहिए, जो डिसेबल लोग हैं डिसेबल फ्रेंडली वो होना चाहिए। ठीक है, किसी भी तरीके के वहां पर कोई गलत चीजें नहीं होनी चाहिए। तो बहुत सारे ऐसे इनके द्वारा क्राइटेरिया तैयार किए गए इसको लेकर। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है जिसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। बात की जा रही है अदर 8 बीच कौन से हैं। अगर दूसरे जो यहाँ पर एक तरीके से बीच आप लोग को देखने को मिलेंगे तो आप लोग को इसके बारे में हल्का सा याद रखते हैं, खासकर अगर आप लोग इन एरिया से आते हैं तो आप लोग को जरूर इसके बारे में पता होना चाहिए। तो बात की जा रही है यहाँ पर, यह है बेसिकली शिवराजपुर। तो शिवराजपुर गुजरात के अंदर देखने को मिलेगा।
नेक्स्ट यहाँ पर घोगला, ठीक है, तो ये आप लोगों को दमन एंड दीव के अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है, दमन के अंदर और दीव के अंदर। इसी के साथ में यहाँ पर ये कासरकोड, ये आप लोगों को कर्नाटक के अंदर देखने को मिलेगा। देखिए अगर आप लोग इन एरिया से आते हैं तो फिर आप लोगों को इनके बारे में जरूर पता होना चाहिए, ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इनके बारे में जरूर आइडिया रखेगा। आगे बात करते हैं यहाँ पर पादू बिदरी, ये आप लोगों को कर्नाटक के अंदर देखने को मिलेगा। तो कर्नाटक के अंदर कई हो गए, 2 पोर्ट हो गए, ठीक है। इसी के साथ में अगर बात करें यहाँ पर ये है बेसिकली कापड़, तो ये आप लोगों को केरला के अंदर देखने को मिलेगा। इसी के साथ में यहाँ पर ऋषिकोंडा, ये आप लोगों को कहां पर है, आंध्र प्रदेश के अंदर में। गोल्डन बीच कहां पर है, उड़ीसा के अंदर में। यहां पर बात की जा रही है बेसिकली राधानगर बीच, ठीक है। तो ये वाला बीच बेसिकली मैंने विजिट किया है अभी, तो मेरा टारगेट है कि आगे आने वाले टाइम में 10 के 10 जो बच गए, मतलब 9 के 9 बीच यहां पर कवर किए जाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं कब कब टारगेट मिलता है। ओके, तो यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट है यार, आप लोग जहां पे भी मन करे अपनी कंट्री में कम से कम घूमो, चीजों को नेचुरली जो चीजें आसपास में उनको जानो, तो बहुत सारी चीजें आप लोग देख पाओगे। ओके, तो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन जैसा अभी आप लोग को देखने को मिल रहा है, यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल पर ये सर्टिफिकेशन दिया जाता है। इनमें से जो बीम है, यहाँ पर बीम्स है, यानी कि बेसिकली बात की जा रही है बीच इन्वायरमेंट एंड एस्थेटिक मैनेजमेंट सर्विस। तो ये हमारी कंट्री का खुद का सिस्टम लॉन्च किया गया था, ठीक है। कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन और जान लेते हैं। अच्छा, आप में से कौन कौन है जिनमें से इनमें से किसी भी बीच को आप लोगों ने विजिट किया है, तो आप लोग भी इसके बारे में बता सकते हैं कौन कौन सा बीच आप लोगों ने यहाँ पर विजिट किया इनमें से, तो ये आप लोग बताइए। अभी अगर आगे बात करूं आप लोगों से, तो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज किया जाता है, इको लेबल इनको दिया जाता है। तो टोटल 33 क्राइटेरिया रखे गए हैं। इन 33 क्राइटेरिया को बेसिकली 4 मेजर जो क्राइटेरिया में इनको डिवाइड किया गया, और फिर इसमें से 33 अलग अलग से निकल कर आते हैं। पहले तो इन्वायरमेंटल एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं। दूसरा एक तरीके से यहाँ पर बाथिंग वाटर की क्वालिटी कैसी है, जहां पर नहाते हैं लोग जाकर। इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट कैसा है यहाँ पर, अगर इसके बारे में बात करें। कंजर्वेशन और सेफ्टी सर्विस कैसी प्रोवाइड कराई जा रही है बीच के ऊपर। यानी कि टोटल मिलाकर यहाँ पर आप लोगों को 33 क्राइटेरिया देखने को मिलेंगे। ये जो 33 यानी कि 33 क्राइटेरिया है, इन 33 क्राइटेरिया को बेसिकली जो डिवाइड किया गया, वो डिवाइड किया गया 4 कैटेगरी में, और ये 4 कैटेगरी मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दी। तो ये फॉलो करनी होती है अगर किसी पर्टिकुलर बीच को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन चाहिए, तो ये इंपॉर्टेंट है। ब्लू फ्लैग जो बीच होते हैं यहाँ पर एक तरीके से वो कंसीडर किए जाते हैं कि क्लीनेस्ट बीच है ऑल ओवर वर्ल्ड में। अगर उनको देखो सबसे साफ सुथरे बीच हैं। इको टूरिज्म वहां पर एक तरीके से प्रमोट किया है। आप लोग ये सोचिए, अगर बाहर का कोई पर्सन हमारे देश में घूमने आ रहा है और उसको बोला जाए कि इंडिया के अंदर अगर घूमना है कहीं पर, तो बोलेगा यार एक ऐसा चेक कर लेते हैं कि इंडिया के अंदर किसी को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है, वो बोलेगा अरे वाह यहाँ पे तो 10 को मिला है, तो फिर वो और किसी बीच पर घूमने के बजाय इन 10 को चूज करना ज्यादा पसंद करेगा। ये बिल्कुल ऐसे जैसे जियोग्राफिकल इंडिकेशन आप लोग बोलते हैं ना, भौगोलिक संकेतक, तो यहाँ पर ये पर्टिकुलर चीज फेमस है उस चीज के लिए। तो ऐसे ही आप लोग को ये वाला क्राइटेरिया देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। तो यही तरीका हो रहता है कि यहाँ पर बेसिकली वाटर की क्वालिटी कैसी है, सेफ भी है, यहाँ पर हेल्दी इन्वायरमेंट भी देखने को मिलेगा। तो इसके चलते सारी चीजें अगर मिल जाए अच्छी, तो फिर क्या दिक्कत है। इसके अंदर जो यहाँ पर डिक्लेयर किया जाता है किसी बीच को यहाँ पर ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन अगर दिया जाता है, तो इसके अंदर कई सारी एमिनेंट मेंबर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। जैसे यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के मेंबर रहते हैं इसमें, जूरी में इसके अंदर जो डिसाइड करते हैं ये। इसके साथ में यहाँ पर यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। डेनमार्क बेस्ड एनजीओ फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंटल एजुकेशन के जो कि FEE है यहाँ पर, वो तो रहते हैं। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी कि IUCN के भी मेंबर देखने को मिलेंगे। तो इनमें से मेंबर निकाल के लाए जाते हैं और वो मेंबर फिर एनालिसिस करते हैं उस पर्टिकुलर बीच को, और फिर यहाँ पर उस बीच को यहाँ पर ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिलता है, ठीक है। तो ये इसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई। तो ये तो हम लोगों ने बाहर वालों की बातें जान ली, थोड़ा सा अपने वालों की बातों के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। बात करते हैं यहाँ पर बीच इन्वायरमेंटल एस्थेटिक मैनेजमेंट सर्विस के बारे में। सबसे पहले तो अगर आप लोगों से इसके बारे में पूछ ले, थोड़ा सा आइडिया आप लोगों को इसके बारे में जरूर होना चाहिए। तो क्या आइडिया होना चाहिए पहले समझिए आप लोग। इसका नाम पहले तो आप लोग याद रखिएगा, नाम में क्या बोला गया, बेसिकली नाम में यहाँ पर यह बोला गया कि एक तरीके से बीम, ठीक है। तो ये किसके अंडर आता है, तो ICZM बोला गया, इनके इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट। अगर पूछ ले यहाँ पर, ये सारा जो सिस्टम है यहाँ पर लॉन्च किया गया, किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो सोसाइटी ऑफ इंटीग्रेटेड कोस्टल मैनेजमेंट जो हमारे देश के अंदर में, और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा मिलकर इसको लॉन्च किया गया। तो इनका बेसिक पर्पज यहां पर यह था कि कुछ ऐसा सिस्टम अगर हम लोग खुद से ही तैयार करना स्टार्ट कर दें, तो यार अगर हम खुद से इनको साफ सुथरा करना स्टार्ट कर देंगे, तो सोचिए इंटरनेशनल लेवल पर ये अपने आप इनको रिकॉग्नाइज करना लोग स्टार्ट करेंगे। यानी कि आप लोग पहले अपने ऊपर खुद से तो फोकस करना स्टार्ट करो, बाहर वाले तो अपने आप रिकॉग्नाइज कर लेंगे आप लोग को। तो वही बात है। तो पोल्यूशन खत्म करना है यहाँ पर, अच्छे से लेवल पर यहाँ पर साफ सुथरी फैसिलिटी होनी चाहिए, कंजर्व करना है चीजों को, ठीक है, मेंटेन रखना है, हाई क्लीन स्टैंडर्ड, हाइजीन साफ सुथरा यहाँ पर होना चाहिए, अच्छे से इन्वायरमेंट रेगुलेशन फॉलो करना चाहिए। तो अगर हम लोग ये रेगुलेशन फॉलो करवा ले रहे हैं, तो फिर जो यहाँ पर जो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन अपने आप मिल जाएगा। तो इसीलिए 10 जो है हमारी कंट्री के अंदर, ये कोई छोटी बात नहीं है, हम लोगों ने यहाँ पर जो अभी अचीव किए हैं। और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये भी याद रखेगा, जैसे कि अगर जिस राज्य से आते हैं उनका तो नाम आप लोग याद रखना है। अगर ये पूछ रहे सबसे ज्यादा ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन किस राज्य में मिले हुए हैं, ठीक है, तो ये भी आप लोगों से क्वेश्चन की फॉर्म में पूछा जा सकता है। तो कौन है यहाँ पर, तो ये है फिलहाल के डेट
में तो आज के दिन में कर्नाटका को मिले हैं 2, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। बाकी आप लोगों के राज्य से अगर कोई है तो आप लोग देख ही लेना। और जो अंदर आते हैं जैसे कि बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तो उनको सोचने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। ये बेसिकली कोस्टल एरिया में आप लोगों को नॉर्मली चीजें देखने को मिलती है, ठीक है, तो आप लोगों को टेंशन लेने की ज्यादा जरूरत है नहीं, आप लोग एंजॉय करो। तो इसके बारे में ये थी बेसिक इन्फॉर्मेशन। आइए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहां से निकल कर आ रही है, ये निकल कर आ रही है बेसिकली किस मिनिस्ट्री की साइड से, तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की साइड से। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा अभी यहां पर रेल कौशल विकास योजना स्टार्ट की गई है। तो रेल कौशल विकास जो योजना है यहां पर, ये प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो स्टार्ट की गई थी उसके अंडर इसको लॉन्च किया गया है। तो रेल कौशल विकास योजना के बारे में बात करेंगे पहले, फिर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के बारे में बात करेंगे। तो 2 स्कीम आप लोग यहां पर एक साथ तैयार हो जाएगी, तो कोई भी कंफ्यूजन आप लोग के माइंड में फिर नहीं रहेगा, ठीक है। तो एक एक कर यहां पर देखते हैं। तो चीजें बिल्कुल इस तरीके से करनी चाहिए ताकि कंफ्यूजन न रहे जब आप लोग उनको कवर कर लो, ठीक है। तो समझते हैं पहले बात करते हैं जो रेलवे मिनिस्ट्री के द्वारा जो लॉन्च की गई इसको बोला गया रेल कौशल विकास योजना। अगर आप लोग इसको बोलेंगे तो RKVY, ठीक है, पर लेकिन प्रधानमंत्री जो यहां पर कौशल विकास योजना है तो PMKVY, तो कंफ्यूज मत होना। अभी क्या किया जा रहा है इनके द्वारा, जो स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, स्किल मतलब एक तरह से कारीगरी सिखाई जा रही है इनको, जो भी जवान नवयुवक हैं उनको, खासकर ताकि आगे चलकर उनको जॉब मिल सके। और ये सारी चीजें किससे रिलेटेड है, ये रेलवे से रिलेटेड है। तो सबसे पहले तो इनको बेसिकली ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाएगी 4 एरिया में। किसी को इलेक्ट्रीशियन बनाना है, किसी को वेल्डर यानी कि वेल्डिंग करने वाली, किसी को मैकेनिस्ट बनाना है, किसी को फिटर बनाना है, तो बाकी के अदर एरिया में भी फोकस यहां पर किया जाएगा, पर 4 एरिया तो मेन है यहां पर, ठीक है। अभी यहां पर अगर बात करें तो रीजनल डिमांड जो भी है यहां पर इस तरीके के लोगों की, तो उनको फुलफिल किया जाएगा। तो 2 चीजें हो जाएंगी यहां पर, आम के आम और गुठलियों के दाम, यानी कि एक तो लोगों को जॉब मिल जाएगी और दूसरा उससे फायदा भी आप लोगों को देखने को मिलेगा कि यहां पर इनको लोकल एरिया में लोग मिल जाएंगे और खासकर लोगों को जॉब मिल जाएगी, तो दोनों को फायदा है यहां पर। अब इंपॉर्टेंट क्या है, किसके तहत यहां पर ट्रेनिंग प्रोवाइड कराएंगे, तो उसके लिए हमारी कंट्री में एक एक्ट है जिसको बोलते हैं अप्रेंटिस एक्ट 1961। तो 1961 का ये एक्ट है। अगर आप लोग EPFO वगैरह की तैयारी करते हैं तो उसमें आप लोगों से खासकर लेबर मिनिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो आप लोगों को उसको रिलेटेड कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए अगर क्वेश्चन बन जाए तो, ठीक है। तो बेसिक इंफॉर्मेशन है, तो याद रखना इसके बारे में। अप्रेंटिस जो एक्ट है 1961 का, इसके हिसाब से यहां पर काम चलता है। बाकी जो कैंडिडेट्स हैं यहां पर वो 10th पास होने चाहिए, ठीक है, और इसी के साथ में उनकी एज जो है वो यहां पर 10वीं पास होने चाहिए और 18 से लेकर 35 साल उनकी एज होनी चाहिए, यानी कि 10वीं पास कम से कम होना चाहिए अगर उनको स्किल चाहिए, क्योंकि स्किल में ये तो बेसिक रिक्वायरमेंट इनके द्वारा बोली गई है। और 18 से लेकर 35 के बीच में एज है, भले ही 10वीं करने के बाद में उसने पढ़ाई छोड़ दियो तो भी यहां पर आप लोगों को ट्रेनिंग मिल जाएगी। पर लेकिन जो मुझे पसंद नहीं आई यहां पर वो है चीज ये कि यहां पर ट्रेनिंग प्रोवाइड करा देंगे पर लेकिन जॉब की कोई भी गारंटी नहीं है, यानी कि ट्रेनिंग मिल गई तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लोगों को जॉब भी मिल जाएगी। तो ये मुझे थोड़ी खटकने वाली बात लगी। ऑलरेडी लोग वैसे ही परेशान घूम रहे हैं, आप लोग उनको यहां पर ट्रेनिंग प्रोवाइड करा के छोड़ते रहोगे और फिर वेट करते रहेंगे। यहां पर कम से कम कुछ तो कहीं पर तो कंफर्मेशन दो कि यहां पर 10वीं होगी तो जॉब नहीं मिल रही, 12वीं होगी तो जॉब मिल रही, ग्रेजुएशन होगी तो जॉब नहीं मिल रही, यहां पर इसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन होगी तो जॉब नहीं मिल रही, PhD होगी तो जॉब नहीं मिल रही। तो भाई साहब कहीं तो बोलो जाके कि यहां पर जॉब मिल जाएगी, पर लेकिन ऐसा ही नहीं है, तो ये दिक्कत देखने को मिलती है। तो इसके ऊपर थोड़ा सोचना चाहिए। नेक्स्ट मैंने आप लोगों से बात की थी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। तो याद रखिएगा ये जो योजना थी हमारी कंट्री में 2015 में इसको लॉन्च किया गया और मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के अंदर यहां पर ये स्कीम आती है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट, यानी कि स्किल प्रोवाइड कराने की बात की गई है, लोगों की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की बात की गई है और इस लेवल पर चीजों को ले जाते हैं ताकि कम से कम वो कुछ काम कर सके, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग दी जाती है। पहला इंपॉर्टेंट मुद्दा तो ये कि शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग देंगे। दूसरा यहां पर स्पेशल प्रोजेक्शन रहेगा किसी पर्टिकुलर एरिया में कि हाँ इस एरिया में ही ट्रेनिंग प्रोवाइड करानी है, तो इसके चलते उनको फिर आगे चलकर ये फोकस किया जाए कैसे लेकर चलना है, ठीक है। तो इसके चलते यहां पर ताकि लोग जो हैं जब रिक्वायरमेंट हो उनकी तो वो अवेलेबल रहे कि हाँ इस बेसिकली स्किल का बंदा हमारे पास में है। तो ये इनका बेसिक फंडा रहता है, समझ गए ना। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बेसिकली माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। यहां पर ये बात की जा रही है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में, जिसको आप लोग शॉर्ट फॉर्म में FDI बोलते हैं। FDI देखिए जब बाहर से कोई इन्वेस्टमेंट आता है तो उसको कहते हैं, हमारे देश में मान लीजिए बाहर से किसी ने इन्वेस्टमेंट किया तो ये FDI की कैटेगरी में आएगा। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अगर कोई आप लोगों से पूछे तो ये बोल सकते हैं आप लोग कि जिसमें बाहर किसी दूसरी कंट्री का रहने वाला जो इंसान है वो हमारी कंट्री में आकर कोई किसी पर्टिकुलर एरिया में ओनरशिप एक्वायर करता है। मान लीजिए आप लोगों ने कोई कंपनी बनाई A नाम की, ठीक है, बाहर से कोई पर्सन आया वो बोलने लगा कि 20% शेयर में इसमें खरीद लेता हूं, तो उसने इन्वेस्टमेंट किया, कुछ पैसे मिलेंगे आपको यहां पर, तो एक तरीके से उसमें, या फिर प्रोडक्शन में किसी में आप लोग कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर दिया, कुछ डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, कुछ उसमें इन्वेस्टमेंट कर दिया, किसी भी तरीके से यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो कंफ्यूज आप लोगों को नहीं होना है यहां पर बाहर का कोई पर्टिकुलर पर्सन, ठीक है। तो प्रोसीड जो एक तरीके से किसी और कंट्री का अपनी कंट्री में भी आकर अगर कोई करे जैसे इस तरीके से,
तो इस तरीके से इसके बारे में कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं रखना है। एफडीआई बताया मैंने, पर एफपीआई को इसके साथ में कंफ्यूज मत कर देना। इसको बोलते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में क्या डिफरेंट है? फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में बेसिकली ये होता है, यहां पर ये किया जाता है कोई भी फॉरेन कोई एंटिटी है, कोई कंपनी है, तो वो क्या करती है, बाय करती है स्टॉक या फिर बॉन्ड्स वगैरह कंपनी के, ठीक है। तो एक तरीके से एफपीआई जो है नोट प्रोवाइड इन्वेस्टर विद अ कंट्रोल ओवर बिजनेस, यानी कि जो भी यहां पर एफपीआई के थ्रू अगर कहीं अगर कुछ खरीदेगा तो यहां पर उसको कंट्रोल नहीं मिलेगा उसको यहां पर कि जिस तरीके से यहां पर एफडीआई के अंदर उसको इन्वेस्टमेंट करेगा 10% शेयर खरीदिए तो 10% उसके हो गए, यहां पर ऐसा नहीं रहेगा। यहां पर प्रॉफिट बेसिकली इसको यहां पर मिलेगा, ठीक है। तो आप लोगों को ये देखने को मिलेगा। तो एफडीआई और एफपीआई में आप लोग डिफरेंस समझिएगा। अगर एफडीआई के बारे में बात करें तो 62% ड्यूरिंग फर्स्ट 4 मंथ, यानी कि अप्रैल से लेकर जुलाई तक का यहां पर भी ये हमारी कंट्री में अभी देखने को मिला है, ठीक है। तो अभी यहां पर बेसिकली बढ़ता हुआ आप लोगों को नजर आएगा। तो बोला गया कि इंडिया के द्वारा जो एफडीआई यहां पर देखने को मिला 23.37 बिलियन ड्यूरिंग 4 मंथ आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसी के साथ में इंडिया को ग्रोथ देखने को मिला है 10% का, तो 82 बिलियन एफडीआई यहां पर आप लोगों को नजर आएगा। एफडीआई के बारे में अगर बात करें इन्फ्लो इंडिया के अंदर तो 112% के करीब अप्रैल और जुलाई पीरियड में यहां पर बेसिकली ये अभी बढ़ती नजर आए कंपेयर टू ईयर एगो, यानी कि पहले जो थे यहां पर, यानी कि पहले कंपेयर में भी यहां पर बढ़ गया है। ये सारी चीजें आप लोगों से ना पूछे भले एक बार को, पर लेकिन एक बार को आप लोगों से यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि एफडीआई जो यहां पर आ रहा है ये ऑटो जो बेसिकली ऑटोमोबाइल जो इंडस्ट्री है, ठीक है, उसमें सबसे ज्यादा है 23%, यानी कि जो नहीं मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिसिटी की गाड़ी बना रहा है, कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल बना रहा है, ठीक है, कोई मोटरसाइकिल बना रहा है, कोई नॉर्मल तरीके की गाड़ियां बना रहा है, तो ऑटोमोबाइल वाले में काफी इन्वेस्टमेंट आया सबसे ज्यादा है। एफडीआई इक्विटी में आया, एक तरीके से आप लोग बोलते हैं इक्विटी में, जैसे कंप्यूटर, एक तरीके से इसी के साथ में जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर इनमें आप लोग को देखने को मिलेगा। सर्विस सेक्टर में 10% देखने को मिला, ठीक है। तो यानी कि अगर बात की जाए यहां पर तो ये एफडीआई के 3 यहां पर इन्होंने बेसिकली बताया कि कहां पर सबसे ज्यादा एफडीआई है। बाकी अगर राज्य कोई आप लोगों से पूछ ले सबसे ज्यादा कर्नाटक में है, दूसरे नंबर पर आप लोगों को देखने को मिलेगा महाराष्ट्र के अंदर, और तीसरे नंबर पर दिल्ली के अंदर। मैं सोच रहा था गुजरात के अंदर आएगा क्योंकि नॉर्मली गुजरात के अंदर काफी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट देखने को मिलता है, पर लेकिन गुजरात लग रहा है सैचुरेशन पे पहुंच रहा है आज की डेट में, तो इसलिए कर्नाटक काफी अच्छा 45% टोटल एफडीआई कर्नाटक खींच कर ले गया। तो बड़ी बात आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में याद रखिएगा, ओके। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन यहां पर होगी। एक इंपॉर्टेंट मुद्दा यह है कि 2 तरीके से नॉर्मली आप लोग चीजें देखने को मिलती हैं। एक को तो बोलते हैं बेसिकली ऑटोमेटिक रूल। ऑटोमेटिक रूल का मतलब ये होता है ऑटोमेटिक रूट, बेसिकली जिसमें ना तो आरबीआई कोई पार्टिसिपेट करता है ना ही गवर्नमेंट कोई पार्टिसिपेट करता है। दूसरे को बोलते हैं गवर्नमेंट रूट। उसमें क्या करता है, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन जो पोर्टल है जिसको FIFP बोलते हैं, ठीक है, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन पोर्टल है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर में आता है, वो यहां पर आप लोग काम करता हुआ देखने को मिलेगा। तो ये बेसिक इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में याद रखिएगा। बाकी हमारी कंट्री में कई सारे इनिशिएटिव स्टार्ट किए गए ताकि एफडीआई को बढ़ाया जा सके, ठीक है। जैसे कि हमारी कंट्री में अगर बात करें डेमोग्राफी के फेवरेबल है, यहां पर एक तरीके से इंप्रेसिव मोबाइल और इंटरनेट पेनिट्रेशन हमारे देश में, ठीक है। मैक्सिमम आप लोग को कंज्यूमर भी आप लोग काफी अच्छे खासे हमारे देश में देखने को मिल जाएंगे। यानी कि ये बताने की कोशिश की गई क्यों हमारे देश में जो यहां पर चीजें बढ़ती नजर आ रही है, बेसिक चीजें वो समझाने की कोशिश की जा रही है। ये रीजन है कि काफी लार्ज स्केल पर हमारे यहां पर आप लोग जाकर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो क्या क्या बोला गया यहां पर, सबसे पहले तो ये याद रखिएगा, बेसिकली बोला गया यहां पर फेवरेबल डेमोग्राफिक, एक तरीके से इंटरनेट का हो गया, कंजप्शन का हो गया, टेक्नोलॉजी हमारी कंट्री में काफी लार्ज स्केल पर तो माहौल है, आप लोग आकर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो हमारी कंट्री में कई सारी स्कीम भी ऐसी चलाई गई है कि हाँ भाई साहब आप लोग आकर इन्वेस्टमेंट कर लो, जैसे कि नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन हो गया, ठीक है, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम हो गई। अगर आप लोग हमारी कंट्री में आकर प्रोडक्टिविटी बढ़ाओगे, प्रोडक्शन करोगे तो आप लोग को इंसेंटिव मिलेगा, तो ये आप लोग को देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना हो गई, अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। गवर्नमेंट के द्वारा कई सारे इनिशिएटिव आत्मनिर्भर भारत के तहत और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत लाए ताकि बाहर के लोग यहां पर आकर इन्वेस्टमेंट कर सके। तो काफी सारी चीजें आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी। यानी कि ऐसा नहीं है कि हम लोग हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं, हम लोगों ने खुद ने भी इन्वेस्ट जो है एक तरीके से इन्वेस्टमेंट को अपनी ओर आकर्षित किया है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट यहां पर मुद्दा हो जाता है, ठीक है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है ये मैंने आप लोगों को बता दी, और 2 रूट जो आप लोगों को देखने को मिल रहा है उसके बारे में जरूर याद रखिएगा। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कौन कौन से रूट से हमारे जो देश में एफडीआई आता है, ठीक है। तो ये इसके बारे में हो गई बेसिक इन्फॉर्मेशन, ओके। आइए आगे चलते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट न्यूज आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। अगर 2 कंट्री के रिलेशन के बारे में आप लोगों से कोई पूछे तो यहां पर आप लोग थोड़ा सा आइडिया जरूर रखिएगा, ठीक है। तो क्या क्या बात की जा रही है एक बार इसको देख लेते हैं। बात की जा रही है इंडिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जिसको आप लोग यूएई बोलते हैं। तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी कि कई सारे एमिरेट्स हैं जिनको मिलाकर एक यूनाइटेड कंट्री बनाई गई है। तो यहां पर फॉर्मली इनके द्वारा लॉन्च किया गया इंडिया यूएई कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जिसको CEPA बोला गया। तो दोनों के द्वारा मिलकर ये एग्रीमेंट आप लोगों को देखने को मिला। तो बेसिकली फोकस एरिया यहां पर क्या है, इसको बेसिकली साइन जो
बात करें कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो यहां पर साइन किया गया था, ये किया गया था 2017 में। अभी यहां पर अपग्रेड किया जा रहा है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो म्यूचुअली फायदा हुआ डील में। तो देखिए आदमी क्या करता है, आप लोग किसी इंसान के साथ में मान लीजिए आप लोग रिलेशनशिप में, आप लोग क्या करेंगे, उसकी रिलेशनशिप को और आगे बढ़ाएंगे। अगर आप लोगों को फायदा हो रहा है, यानी कि आप लोग फायदा इन द सेंस आप लोग एक दूसरे के साथ में रहकर खुश हैं, आप लोग की लाइफ में प्रोडक्टिविटी बन रही है, आप लोग जिंदगी में चीजों को लेकर आगे चल रहे हैं। पर लेकिन सोचो कि अगर पता चला एक दूसरे को रुला रहे हो, एक दूसरे से इरिटेट हो रहे हैं, सारी उल्टी सीधी चीजें देखने को मिल रही हैं, तो आप लोग एक दूसरे से डिस्टेंस बनाते हुए नजर आओगे हमेशा, तो वो चीजें आप लोग को देखने को मिलेगी। तो इसलिए इसके बारे में आइडिया रखिएगा, इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। अगर बात की जाए यहाँ पर बेसिकली बायलैटरल जो ट्रेड है दोनों कंट्री के बीच में 100 बिलियन के करीब देखने को मिलेगा 5 ईयर के अंदर अगर काउंट करते हैं, जिसमें से यहां पर अगर बात करें इंक्रीज ट्रेड हुआ सर्विस के अंदर काफी लार्ज स्केल पर 15 बिलियन के करीब। इसी के साथ में यहां पर वाइडर सोशल इकोनॉमिक जो अपॉर्चुनिटी देखने को मिली दोनों कंट्री की, तो कई सारे एरिया में यहां पर काम करे। तो इसलिए कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो है ये फ्री ट्रेड पैक्ट आप लोग बोल सकते हैं, जिसके अंदर जो बेसिकली सर्विस, इन्वेस्टमेंट और दूसरे कई जो बेसिकली अपॉर्चुनिटी को एक दूसरे के साथ में लेकर आगे बढ़ने की बात की जा रही है, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें हैं इसके बारे में, जो कि आप लोग आइडिया रख सकते हैं। कई बार आप लोगों से चीजें पूछ ली जाती हैं इसके बारे में। कुछ और अगर मैं आप लोगों को यहां पर चीजें बताऊं तो उनके बारे में आप लोग सुन लीजिए थोड़ा सा, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा यहां से भी आप लोगों का बन सकता है। अगर इंडिया, मैंने अभी इंडिया के बारे में बताया, अगर पूछे यहां पर कि ऐसा कोई एग्रीमेंट इनके द्वारा किसी और के साथ में भी साइन किया गया, तो ऐसे भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो कई सारी चीजें मैं आप लोगों को और बता देता हूं यहां पर। सबसे पहले बात करें कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप जो है यहां पर, ये एक तरीका फ्री ट्रेड पैक्ट आप लोग बोल सकते हैं, जिससे सर्विस और इन्वेस्टमेंट एक दूसरे के साथ में इकोनॉमिक पार्टनरशिप करेंगे अलग अलग फील्ड में, ट्रेड फैसिलिटेशन और इसी के साथ में जो कस्टमर कोऑपरेशन, कंपटीशन या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, इनमें भी यहां पर बेसिकली नेगोशिएशन में इनको कंसीडर किया जाता है, ठीक है। यानी कि ये ऐसे एरिया है जिनमें यहां पर इनको कंसीडर करके चला जाता है, इन एरिया को भी, ओके। तो इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। बाकी यहां पर पार्टनरशिप एग्रीमेंट, कोऑपरेशन आप लोग को देखने को मिलेगा। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर फोकस रहता है ताकि चीजों को आगे लेकर चला सके, कोई भी कंट्री एक दूसरे कंट्री के प्रोडक्ट पर कोई भी इंटरफियर न करे, उनको रोके ना, ठीक है। इसी के साथ में रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स आप लोग को देखने को मिलेंगे ताकि कवर किया जा सके कोई भी इशू दोनों के बीच में आ रहे हैं, यानी कि हमारी कंट्री से अगर यूएई में कुछ जा रहा है, यूएई से हमारी कंट्री में कुछ जा रहा है, तो उसको चेक किया जा सके, कुछ गड़बड़ी ना हो दोनों के बीच में, तो ये देखने को मिलेगा। इसी के साथ में यहां पर साउथ कोरिया और जापान के बारे में बेसिकली बात की जा रही है, इनके साथ में जो इंडिया के द्वारा ऑलरेडी साइन किया गया है। तो इंडिया यानी कि जो यहां पर ये वाला एग्रीमेंट है साउथ कोरिया और जापान के साथ में साइन किया है। अभी फिलहाल यहां पर यूएई जो है वो तीसरी कंट्री हो गई इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट में इंडिया के साथ में। तो बन जाएगा ना क्वेश्चन प्यारा सा, तो कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए, इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। आगे बात करें यहां पर इंडिया यूएई इकोनॉमिक पार्टनरशिप के बारे में, तो इंडिया यूएई इकोनॉमिक पार्टनरशिप के बारे में बात करें तो तीसरा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है आज के दिन में बात करें। 59 बिलियन आप लोग को देखने को मिलेगा अगर 2019-20 के बारे में बात करें, ठीक है। इसी के साथ में यूएई इंडिया में सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर आप लोगों को देखने को मिलेगा, डेस्टिनेशन आफ्टर यूएसए, तो ये भी इंपॉर्टेंट है काफी, ठीक है। यहां पर 29 बिलियन एक्सपोर्ट की वैल्यू यहां पर आप लोगों को लगभग देखने को मिलेगी। यूएई जो है यहां पर जो 8th लार्जेस्ट इन्वेस्टर है इंडिया के अंदर, जो कि 11 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करता है। पर लेकिन दूसरे वाली जो चीज है वो आप लोगों को सरप्राइज करेगी थोड़ा सा। हमारी कंट्री जो है, इंडिया की कंपनी जो यूएई में जाकर इन्वेस्टमेंट करती है वो लगभग 85 बिलियन है, यानी कि हमारे देश दुनिया भर का इन्वेस्टमेंट करते हैं यूएई में जाकर, और यूएई ने हमारी कंट्री में 11 बिलियन इन्वेस्टमेंट किया है। मेजर एक्सपोर्ट क्या करते हैं हम लोग, पेट्रोलियम प्रोडक्ट हो गए, जैसे नहीं क्रूड तेल खरीद कर लेकर आगे, कच्चा तेल, पेट्रोलियम एक्सपोर्ट फिर हम लोग प्रोडक्ट करते हैं। प्रीसियस मेटल हो गए, स्टोन हो गए, जेम्स हो गए, ज्वेलरी हो गया, मिनरल्स हो गए। इंपोर्ट क्या करते हैं, पेट्रोलियम, जैसे पेट्रोलियम हम लोग पेट्रोलियम और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इंपोर्ट भी करते हैं, कुछ प्रीसियस मेटल, स्टोन, जेम्स एंड ज्वेलरी, मिनरल्स। तो ये सारी वो चीजें जो हम लोग एक्सपोर्ट भी करते हैं और इंपोर्ट भी करते हैं। ये मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कुछ गड़बड़ कर दी है, और यहां पर एक सेकेंड, सारी चीजें, अच्छा पेट्रोलियम प्रोडक्ट है यहां पर, और यहां पर पेट्रोलियम जैसे क्रूड ऑयल वगैरह हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पर, ठीक है, तो कुछ चीजें वहां पर अच्छी है, कुछ चीजें हमारे यहां पर है, तो इस तरीके से यहां पर समझ सकते हैं, ठीक है। तो बाकी एक बार इसको चेक भी कर लेना आप लोग, और मैं भी चेक कर लूंगा, ऐसे कंफ्यूजन होने की कोई जरूरत नहीं है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन इसके बारे में हल्का सा आइडिया आप लोग रख सकते हैं। तो इंडिया और यूएई के रिलेशन के बारे में अगर कुछ लिखने के लिए आ जाता है तो आप लोगों को माइंड में बेसिकली क्लैरिटी रखनी है, ठीक है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर। आगे चलते हैं, जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर, इंडियन एग्रीकल्चर जो मिनिस्टर है, जिनका जो बेसिकली इंडियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर जो जिनके द्वारा G20 जो बेसिकली एग्रीकल्चर की जो मीटिंग वर्चुअली यहाँ पर अभी देखने को मिली। G20 की जो मेन मीटिंग होने वाली है वो कब होगी यहाँ पर, ये बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलेगी अक्टूबर के महीने में, जो कि इटली के द्वारा होस्ट की जानी है। याद रखिएगा, इटली होस्ट करने वाली है 2021 की G20 की जो मीटिंग है, इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में याद रख सकते हैं। साइन किया गया था यहां पर फाइनल जो स्टेटमेंट, जिसका नाम रखा गया फ्लोरेसेंट जो सस्टेनेबिलिटी चार्टर। तो यहां पर अगर बात करें, यहां पर फ्लोरेसेंस जो सस्टेनेबिलिटी चार्टर है, यहां पर ये स्ट्रेंथ करेगा G20 मेंबर की जो बेसिकली फूड को लेकर, एग्रीकल्चर को लेकर और शेयर करेंगे एक दूसरे के साथ में नॉलेज, और यहां पर इंटरनल प्रोडक्शन और कैपेसिटी के ऊपर भी फोकस देकर चलेंगे। लोकल एरिया में क्या क्या कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं उसके बारे में फोकस देकर चलेंगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा है जिसके बारे में याद रखिएगा।
फ्लोरोसेंस, अगर सस्टेनेबिलिटी चार्टर के बारे में आप लोगों से कोई पूछे तो कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए, बेसिकली G20 के मेंबर से रिलेटेड है यहाँ पर ये, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। इसी के साथ में यहाँ पर बेसिकली फोकस किया जा रहा है कि ग्लोबल जीरो हंगर के एक तरीके से काम कर रहे हैं, यानी कि भूखमरी को जीरो पर लेकर आना है। ये काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा हो गया। कोविड-19 के चलते बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिली ना, तो भूखमरी को जीरो पर लाने की बात की जा रही है। इसी के साथ में बेसिकली कमिटमेंट ये है कि कैसे फूड सिक्योरिटी को अचीव करना है, क्योंकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा फूड मिलना चाहिए, तो अच्छी चीजें रहेंगी वरना दिक्कतें देखने को मिलेगी। तो ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पर हो जाता है कि फूड सिक्योरिटी को कैसे बढ़ाना है, तो इनके ऊपर भी यहां पर बेसिकली ये काम करने वाले हैं। तो G20 के बारे में बातें याद रखिएगा। बाकी G20 में जो मेंबर पूछ लिए गए थे आप लोगों से, थोड़ा देख लेते हैं। कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है, यूके है, यहां पर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका हो गया, अर्जेंटीना हो गई, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ब्राजील हो गया, ठीक है, चाइना हो गया, यूरोपियन यूनियन हो गया, इंडिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, मैक्सिको हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, साउथ कोरिया हो गया और तुर्की हो गया। तो टोटल मिलाकर 20 मेंबर टोटल आप लोगों को देखने को मिलेंगे यहां पर, इसीलिए इसका नाम G20 आप लोगों के सामने रखा गया है, ठीक है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, कोई कंफ्यूजन आप लोगों को इसको लेकर नहीं होना चाहिए, और कंफ्यूजन हो तो उसको दूर कर लेना। एक और इंपॉर्टेंट बात, अभी रिसेंटली इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स डिक्लेयर करने की बात की गई है, ठीक है। तो यहां पर अभी इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स डिक्लेयर किया गया 2023, तो यहां पर इंडिया की सपोर्ट से यहां पर इसको डिक्लेयर किया गया इंटरनेशनल मिलेट्स, ठीक है। तो याद रखिएगा। बाकी हमारी कंट्री में एग्रीकल्चर को लेकर, वाटर को लेकर या कई सारे और भी मुद्दे उन पर फोकस किया जा रहा है। फूड चेन भी हमारी कंट्री में डेवलप की जा रही है, तो ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी, ठीक है। तो इसके बारे में याद रख सकते हैं। बाकी आओ बड़ी न्यूज के बारे में यहां पर बात करते हैं। तो आप लोगों के सामने यहां पर नेशनल न्यूज, इसमें बेसिकली बात की जा रही है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के बारे में, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को पहले भी बताया। इसको बेसिकली बोलते हैं FCRA, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। तो यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा बेसिकली यहां पर बात की जा रही है कि रिस्ट्रिक्शन की गई यहां पर, जो कि यहां पर 10 इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल जो ऑर्गेनाइजेशन, इसको एनजीओ बोलते हैं। ये अलग अलग फील्ड से थी, जो कोई चाइल्ड के राइट के बारे में बात करिए, कोई क्लाइमेट चेंज के बारे में, कोई इन्वायरमेंट के बारे में, तो अलग अलग ये एनजीओ थी। फरवरी 2021 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के द्वारा यहां पर कुछ गाइडलाइन इशू की गई थी यहां पर, जिसके चलते कुछ अमेंडमेंट लाए गए, खासकर बैंक की गाइडलाइन को लेकर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा बोला गया यहां पर बेसिकली प्रायर रेफरेंस कैटेगरी रखी गई, PRC लिस्ट जिसको बोला गया, ठीक है। तो इसके चलते यहां पर बेसिकली जो डोनर है वो चाहता है ट्रांसफर करना मनी को, तो यहां पर एक तरीके से प्रायर, एक तरीके से रेफरेंस देना पड़ेगा, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं, ताकि एक क्लियरेंस ले सके होम मिनिस्ट्री से। मान लीजिए आप लोगों ने कोई एनजीओ बना ली और आप लोग एजुकेशन के फील्ड में काम कर रहे हैं, और फ्री में तो देखिए आप लोग काम कर नहीं सकते, क्योंकि आप लोगों को मान लीजिए बच्चों को किताबें देनी है, ठीक है, आप लोगों को बच्चों को बेसिकली एक ड्रेस देनी है, जूते देने हैं, बैग देने हैं उनको, बेसिकली अगर ये सारी चीजें आप लोगों को प्रोवाइड करानी है बच्चों के एजुकेशन के लिए, तो कुछ ना कुछ फंड तो आप लोगों को चाहिएगा। तो वो फंड जो है मान लीजिए आप लोग कोई फॉरेन की एंटिटी दे रही है, वो फॉरेन की एंटिटी पहले मिनिस्ट्री से क्लियरेंस लेगी, तब जाकर ये फंड देगी, ताकि उसका गलत तरीके से कहीं इस्तेमाल ना हो जाए। तो 80 ऐसी करीब लगभग 80 के करीब इंटरनेशनल एजेंसी जो है वो लिस्ट में थी, जिनको यहां पर एनालिसिस करने की बात की गई, और कईयों के यहां पर ये बेसिकली एग्रीमेंट भी उनके कैंसिल किए गए। ये माना जाता है कि ये गलत तरीके से देश के अंदर इंटरफेयर कर रही है। तो FCRA जो है यहां पर वो बोला जा रहा है कि यहां पर रिक्वायर करता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए कम से कम 3 साल से पहले यहां पर वो रजिस्टर की गई हो ऑर्गेनाइजेशन, और लगभग 15 लाख रुपए देश के अंदर अब तक वो खर्च कर चुकी हो अलग अलग फील्ड में, तो उसको बेसिकली यहां पर इसके अंदर इंक्लूड किया जाएगा। ऐसा नहीं कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आई नहीं बनाई और कल को लेकर उसको हम लोगों ने सर्टिफिकेट दे दिया और वो आकर यहां पर घुस गई, तो ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलेगा। थोड़ा सा डिफरेंट चीजें आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी, तो इंपॉर्टेंट है इसके बारे में याद रखिएगा। ये बेसिकली एक तरीके का लिमिटेशन यहां पर लगा दी है, ठीक है। तो इसी के साथ में बात करें, एनजीओ को रिक्वायरमेंट करेगी कि वो सबमिट करे कमिटमेंट लेटर, एक तरीके से कि हाँ ये जो फंड यहां पर आ रहा है कंट्रीब्यूशन के लिए, जिस पर्पज के लिए आ रहा है उसी पर्पज के लिए यूज कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि देश में दंगे फसाद कराए जा रहे हैं या फिर कोई उल्टी सीधी गवर्नमेंट के खिलाफ एक्टिविटी की जा रही है, तो वो चीजें चेक करने की बात इनके द्वारा की गई। तो कई सारे मुद्दे हैं, तो इसके चलते याद रखिएगा। कोच जो है यहां पर एक बात करें इसके बारे में, एनजीओ जो है वो इंडल्ज हो जाते हैं कई बार, मिस अप्रोप्रिएट जो काम करने लगते हैं, मिस यूटिलाइजेशन फंड होने लगता है, तो उसके चलते दिक्कतें होने लगती हैं। तो उसी के बारे में यहां पर बात की जा रही है। 2010 से लेकर 2019 तक का कई बार ऐसी एनजीओ पाई गई जिनको यहां पर जिनके द्वारा ढंग से काम नहीं किया गया, ठीक है। तो इसी के चलते इनको टैकल करना काफी ज्यादा जरूरी है। हमारी कंट्री में टोटल मिलाकर 19,000 रेसिपिएंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बाहर से फंड लेती हैं। तो गवर्नमेंट के द्वारा कैंसिल किए गए सर्टिफिकेट एंड रजिस्ट्रेशन मोर देन यहां पर 19,000 के करीब ऑर्गेनाइजेशन के सर्टिफिकेशन यहां पर जो थे वो कैंसिल किए गए, जो कि गलत तरीके से फंड ले रही थी, फालतू में देश के अंदर पैसा आ रहा था और उसको मिस यूज उसका किया जा रहा था। तो ऐसी चीजें आप लोग यहां पर देख सकते हैं। तो इन सब चीजों को रोकने की भी कोशिश यहां पर की जाती है। तो एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है यहां पर जिसके बारे में याद रखिएगा, ठीक है।
नेक्स्ट इंपोर्टेंट जो मुद्दा निकल कर आ रहा है यहाँ पर, यह फॉरेस्ट राइट एक्ट के बारे में। फॉरेस्ट राइट एक्ट, देखिए जंगल के अंदर जो भी यहाँ पर आदिवासी, जो भी यहाँ पर कम्युनिटी ट्राइबल रहते हैं, तो उनके हक के बारे में बात करते हैं। तो उनके हक के बारे में जब आप लोग बात करेंगे तो इंपॉर्टेंट मुद्दा ये आता है कि ऑलरेडी हमारे देश में ये एक्ट आ चुका था 2006 में, पर लेकिन अभी रिसेंटली इसको जम्मू एंड कश्मीर जो एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा इसको इंप्लीमेंट किया गया कि फॉरेस्ट में जो भी लोग रहते हैं उनका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ताकि वो इंप्रूव किया जा सके। तो 14 लाख के करीब पॉपुलेशन ऐसी है ट्राइबल कम्युनिटी और नोमेडिक जो कम्युनिटी जिनको फायदा पहुंचेगा। तो अगर पूछे आप लोगों से रिसेंटली कहां पर ये एक्ट इंप्लीमेंट किया गया, तो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर भी फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 वाला इंप्लीमेंट किया गया है। इसके तहत अगर कुछ बातें करें तो राइट होगा फॉरेस्ट जो ड्वेलर ट्राइबल कम्युनिटी यानी कि जो जंगल में रहने वाले आदिवासी हैं उनको काफी ज्यादा फायदा इससे देखने को मिलेगा। इसी के साथ में फॉरेस्ट रिसोर्सेज को किस तरीके से यूटिलाइज करना है, कैसी वैरायटी, क्या क्या नीड है, किस तरीके से वो रहते हैं, क्या क्या उनकी सोशियो कल्चर है, तो उसमें भी कई सारी चीजें आप लोग को देखने को मिलेगी। अगर बात करें रिकॉग्नाइज करने की यहाँ पर, तो राइट और ऑक्यूपेशन यहाँ पर देखा जाता है बेसिकली फॉरेस्ट ड्वेलिंग जो शेड्यूल्ड ट्राइब है उनकी, और अदर जो ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर है उनके बारे में बात करते हैं। तो कई सारी चीजें आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलती है। तो इसके चलते यहाँ पर जो बेसिकली FDST और OTFD है, यानी कि यहां पर जो फॉरेस्ट ड्वेलर ड्वेलिंग जो शेड्यूल्ड ट्राइब है और अदर जो ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर है, तो उनके ऊपर फोकस देकर चला जाता है यहाँ पर, ताकि स्ट्रेंथ किया जा सके। जो खासकर फॉरेस्ट में देखिए, अगर जंगल में कोई रह रहा है तो जंगल को भी यहाँ पर सुरक्षित रखना है और इनके हकों को भी सुरक्षित रखना है। तो ये सारी चीजों को टैकल करने के लिए उस एरिया में जो ग्राम सभा होती है उसको पावर दे दी जाती है। तो इंडिविजुअल के फॉरेस्ट राइट है या फिर कम्युनिटी के फॉरेस्ट राइट है, तो ये दोनों यहाँ पर बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगर बात करें राइट अंडर फॉरेस्ट एक्ट जो है यहाँ पर, तो ये जो राइट दिए जाते हैं ओनरशिप जो लैंड की यहाँ पर देखने को मिलती है ट्राइबल एरिया में। ठीक है, तो ये मैक्सिमम 4 हेक्टेयर है, ऐसा कि नहीं बहुत बड़ा एरिया आप लोगों ने कब्जा करके रख लिया है। ओनर जो है ओनली यहाँ पर एक्चुअली जो कल्टीवेटेड जो है बेसिकली वहां पर उस पर्टिकुलर एरिया में कल्टीवेट जो किया जाता है, बेसिकली कुछ हल नहीं चलाना, जोतना है। ठीक है, एक तरीके से उसके बारे में बात करें तो कंसर्न फैमिली जो है, या फिर एक तरीके से नो न्यू लैंड उनको दी जाएगी, जो ऑलरेडी कल्टीवेटेड लैंड है वही मिलेगी। ऐसे नहीं कल को चलकर पेड़ काट के नई लैंड बनाने की कोशिश करें, तो उससे भी थोड़ा बचा जाएगा। राइट रहता है माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, जो भी यहाँ पर होते हैं छोटे एरिया में जाकर जो जानवरों को चुगाना, यानी कि जानवर चर रहे हैं वहां पर, वो सारी चीजें, तो ये चीजें देखने को मिलेगी। रिहेबिलिटेशन इन केस ऑफ इलीगल इविक्शन अगर किया जाता है, कल को कहीं से हटाया जाता है, डैम वगैरह बनाया जाता है, तो उनको रिहेबिलिट करने की काम की जाती है। इसी के साथ में राइट उनके जो राइट टू प्रोटेक्ट रहता है, रीजनरेट और एक तरीके से कंजर्व मैनेज, ये सारी बातें देखने को मिलेगी। तो ट्रेडिशनली प्रोटेक्ट करना है, कई सारी सस्टेनेबली भी चीजों को यूज करना है। ऐसा नहीं कि झूम कल्टीवेशन कर रहे हैं, आज यहां से फल, आज यहां से पेड़ पौधों काटा, कल वो कहीं और चले गए, तो ऐसी भी कोई हरकतें नहीं करनी है। तो बेसिक ऐसा होना चाहिए ताकि एक नॉर्मल तरीके से चीजें चल सके। तो ये काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा यहां पर बन जाता है। तो इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं, क्वेश्चन अगर बन जाए तो माइंड में आप लोगों को इसको लेकर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो इसके बारे में हम लोगों ने बात की। कई बार आप लोगों से ऐसे क्वेश्चन पूछ ले आते हैं, अगर आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी रहेगी तो अच्छे से आप लोग चीजों को टैकल कर पाओगे। ठीक है, तो बेसिक इंफॉर्मेशन थी जिसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। तो आज का लेक्चर इतना ही। आई होप कि आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। और हाँ, एक बच्चे के द्वारा बोला गया सर एक ओवरव्यू बना दो जो बेसिकली बजट और इकोनॉमिक सर्वे का है प्रीलिम्स के लिए। ठीक है, तो इसका एक वीडियो में दोनों का एक कंबाइन आप लोगों को देखने को मिलेगा। एक ही वीडियो के अंदर इकोनॉमिक सर्वे और आप लोगों का जो बजट है वो कंप्लीट करूंगा, अगर बोलते हो तो। ठीक है, बताइएगा अगर आप लोगों को चाहिए तो इसको प्रोवाइड करा दूंगा, वरना अगर आप लोगों ने कर लिया है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली ये आप लोग बता दीजिएगा अगर इससे रिलेटेड कुछ इस तरीके से है तो। ओके, तो इसके बारे में आप लोग देखिएगा। बाकी यहाँ पर वर्ल्ड जो हम लोगों ने एक इंपॉर्टेंट डे देखा, यहाँ पर एक या 2 डे थे बेसिकली। इसी के साथ में आप लोगों ने ये काफी डिटेल में न्यूज देखी, शॉर्ट न्यूज की जगह पूरी लॉन्ग न्यूज बन गई, जिसमें मैंने डिटेल में सारी चीजें आप लोगों को बता दी। ठीक है, इसी के साथ में हम लोगों ने यहाँ पर 2 स्कीम के बारे में बात किया। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर बात किया एफडीआई के बारे में, कुछ बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में डिटेल में समझा। इसी के साथ में ये भी एक लॉन्ग न्यूज हो गई, इंडिया और यूए की रिलेशन के बारे में हम लोगों ने बात की। ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर G20 के बारे में कुछ बातें की, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। इसी के साथ में नेशनल न्यूज में हम लोगों ने फॉरेन कंट्रीब्यूशन जो रेगुलेशन एक्ट के बारे में जाना। और नेक्स्ट इसी के चलते हम लोगों ने यहाँ पर एक और न्यूज देखी। ठीक है, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगी FCRA के बारे में। ओके, तो इसके बारे में आप लोग देखिएगा, तो बेसिक इसके बारे में आइडिया रखिएगा। ये है बेसिकली, अब क्वेश्चन है इनको पढ़ लेना। ठीक है, आंसर मत देखना क्योंकि आज के ही हैं। अब थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। ओके, रिवीजन में क्या क्या यहाँ पर बेसिकली वो है जो मैंने स्टार्टिंग में क्वेश्चन बताया था। अब यहाँ पर रिवीजन कर लेते हैं। कल का कौन सी मिनिस्ट्री है जिसके बारे में बात की जा रही है, डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी सेट करने की बात की गई कंट्री के अंदर में। ठीक है, खासकर किस चीज के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात की जा रही है। इलेक्ट्रिसिटी किस लिस्ट में आता है, कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, स्टेट लिस्ट में आता है, सेंट्रल लिस्ट में आता है। ठीक है, वैसे नाम पहले ही कॉन्करेंट बोला, पहले सेंटर बोलना था मुझे। इंडिया जो है 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, तो कौन सी है 2 ऊपर, और 2nd लार्जेस्ट कंज्यूमर है तो किसके बाद में। हम लोगों ने डिस्कस किया था काफी डिटेल में, आप लोगों ने शायद रिवीजन भी इसका किया होगा, पढ़ लेना अच्छे से, बहुत डिटेल में पढ़ाया था मैंने यहाँ पर। हम्बोल्ट पेंगुइन के बारे में, हम्बोल्ट करंट के बारे में पढ़ाया था। ठीक है, ISC बेंगलोर के द्वारा SUP देखने को मिला, ये क्या था, अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3 के बारे में डिस्कस किया था काफी डिटेल में, कहां पर ये ब्लास्ट हुआ था। कुतुब मीनार के बारे में कई सारी बातें जानी थी, किसने बनाई थी, किसने पूरी की थी, ये बताना था। कुतुब मीनार जो है
यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कब इसको डिक्लेयर किया गया। और फोर्थ जो कंट्री है इंडिया, ठीक है, तो सऊदी अरेबिया के साथ में जो बेसिकली स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल एग्रीमेंट में है यूके और किसके बाद में, तो ये क्वेश्चन पूछे थे। एक एक कर देख लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ पावर है यहाँ पर, जिसके द्वारा डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी के बारे में बात की ताकि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को इंप्रूव किया सके। कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में हम लोगों ने बात की। यूएसए और चाइना जो है बेसिकली यहाँ पर ये सबसे ऊपर है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। इंडिया जो है वो चाइना के बाद में आप लोगों को सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर देखने को मिलेगा। चिली और पेरू के अंदर आप लोगों को हम्बोल्ट पेंगुइन देखने को मिलेगा। सब्स्टिट्यूट फॉर सिंगल यूज प्लास्टिक बेसिकली खोजा गया यहाँ पर अभी आईएससी बंगलोर के द्वारा ताकि इन्वायरमेंट को नुकसान न पहुंचाए, ठीक है। इसी के साथ में बात करें अमोनियम नाइट्रेट के बारे में हम लोगों ने बात की, तो लेबनान में यहाँ पर बैरूत में बेसिकली देखने को मिला था जो ब्लास्ट हुआ और दुनिया भर के लोगों की भी जान चली गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जो बेसिकली कुतुब मीनार बनानी स्टार्ट की गई थी और इल्तुतमिश के द्वारा इसको कंप्लीट किया गया था, ये मैंने डिस्कस किया था आप लोगों से। 1993 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो बेसिकली इसको डिक्लेयर किया गया, ठीक है। दिल्ली में इसके अलावा और कौन कौन सी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है आप लोगों को पूछा था मैंने। एक पर जो बात करें आगे, यहाँ पर फोर्थ कंट्री है बेसिकली इंडिया, यूके, फ्रांस और चाइना के बाद में, जो कि सऊदी अरेबिया के साथ में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल एग्रीमेंट में आई है। तो जिस किसी को ये इनमें कोई भी कंफ्यूजन हो, कल वाली वीडियो देखना, सारे कंफ्यूजन आप लोगों के दूर हो जाएंगे, सारे दुख दर्द आप लोगों के धुल जाएंगे, ठीक है। तो फिर से वही बात है यार, देखो प्रीलिम्स आ रहा है, अच्छे से आप लोग एंजॉय कीजिए चीजों को, जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा चीजों को रिवाइज कीजिए। और बाकी जो भी पीडीएफ मैंने अभी आप लोगों को बोला है वो टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दिया, उनको भी अच्छे से रिवीजन कीजिए। पुरानी जो भी रिवीजन की वीडियो बना रखी है उनको ज्यादा से ज्यादा देखिए ताकि कोई भी कंफ्यूजन माइंड में देखने को न मिले। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, तब तक अपना ध्यान रखिए, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा, तब तक के लिए जय हिंद।